आज की वीडियो में करेंगे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। डिटर्मिनेंट्स का मतलब है निर्धारक तत्व कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसकी थ्योरीज और मॉडल्स के बारे में हमने पहले पिछली वीडियोस में पढ़ा था, जिसमें थ्योरी ऑफ रेलिवेंस, थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस के बारे में बताया था आपको। तो आज जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की डिविडेंड पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा लीगल रिस्ट्रिक्शंस का। वैधानिक कुछ रुकावटें होती हैं। तो लीगल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब कि गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि आपने अगर अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्या है कि आपको कुछ रिजर्व्स में जो है वो सर्टेन अमाउंट या सर्टेन परसेंटेज जो है अपने रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जितना भी परसेंट डिविडेंड पे करना है, वो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड के अकॉर्डिंगली है कि कितना परसेंट अगर आपने डिविडेंड पे करना, तो या दैट मीन्स कि उतना परसेंट डिविडेंड पे करने के लिए आपको जो है कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है अपने प्रॉफिट्स की रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। तो जैसे जैसे अमाउंट ऑफ या परसेंटेज ऑफ डिविडेंड बढ़ती चली जाती है, तो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड बढ़ने के साथ साथ जो है परसेंटेज ऑफ ट्रांसफर टू रिजर्व्स भी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो हमें सबसे पहली बात कि हमें वो लीगल रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर हमने डिविडेंड पे करना है अपने शेयर होल्डर्स को, तो क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि उतना पैसा पहले जो है वो रिजर्व्स में ट्रांसफ़र किया जाए और देखा जाए कि हमारे पास कितने सफिशिएंट फंड्स हैं कि रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करने के बाद जो है हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स पे कर सकते हैं। सेकेंड मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड्स ऑफ अर्निंग। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन की डिविडेंड पॉलिसी है वो इसी बात पे डिपेंड करेगी कि हमारी मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कितनी अर्निंग्स हैं, कम है, ज़्यादा हैं, तो कितनी है। और ट्रेंड्स का मतलब कि प्रीवियस ट्रेंड कैसा है, वो अर्निंग्स हमारी जो है वो फिक्स रेट से चलती हुई आ रही हैं पिछले, या उसमें कुछ ग्रोथ हो रही है, या वो डिक्लाइनिंग रेट पर है। तो वो ट्रेंड होगा कि कैसे जो है उसका प्रीवियस ट्रेंड रहा है। और मैग्नीट्यूड का मतलब कि कितनी अर्निंग्स रही हैं, कम रही हैं, ज़्यादा रही हैं, एवरेज रही हैं। तो डिविडेंड पॉलिसी डिपेंड करेगी पहली बात अर्निंग्स पे, प्रॉफिट्स पे। तो वो प्रॉफिट्स का पहले कितने हैं हमारे पास, अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल है तो हम आसानी से जो है वो डिविडेंड पे कर सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात की ट्रेंड्स ऑफ अर्निंग, अगर हमारा जो है वो ट्रेंड, प्रीवियस ट्रेंड ऐसा है कि जो ग्रोइंग ट्रेंड है, ग्रोइंग ट्रेंड है मतलब हमारे प्रॉफिट्स जो है वो हर साल जो है वो साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं, और अगर बढ़ते जा रहे हैं तो फिर हमें डिविडेंड पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दूसरी तरफ अगर हमारी अर्निंग्स जो है वो समय के साथ साथ कम हो रही है या उनमें ग्रोथ नहीं है, तो हमें क्या है कि अपने फ्यूचर के लिए भी जो है वो कुछ अमाउंट रिटेन करके रखनी पड़ेगी, और वो डिसीजन लेना है कि कितना परसेंट हमने पे करना है, कितना परसेंट रिटेन करना है। तो वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड्स ऑफ अर्निंग्स पे। तीसरा जो फैक्टर है दैट इज़ डिज़ायर एंड टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो, उनकी क्या इच्छा है और वो किस तरह के शेयर होल्डर्स हैं। तो इच्छा तो हर एक की यही होती है कि हमारे जो है वो जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें समय के साथ साथ जो है वो प्रॉपर रिटर्न्स मिलती रहे। कि ऐसे जहाँ पर भी कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो क्या चाहता है कि जहाँ पर उसने इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है उसको प्रॉपर रिटर्न समय के साथ साथ जो है वो मिलती रहे, रेगुलर रिटर्न्स मिलती रहे। देन टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स, की हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करने वाले कौन लोग हैं, कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं, विडोज़ हैं, इकोनॉमिकल वीकर पर्सन हैं। अगर इस तरह के कोई लोग हैं ना, जैसे रिटायर्ड पर्सन हो गए, विडोज़ होगी, या इकोनॉमिकल वीकर पर्सन, तो वो रेगुलर इनकम चाहते हैं कि उनको जो है डे टू डे एक्सपेंसेस जो है उनके रूटीन के एक्सपेंसेस, उनको पूरा करने के लिए रेगुलर इनकम चाहिए। तो हमारे अगर शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो, जिनकी लिविंग जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिविडेंड के ऊपर, तो हमें जो है वो रेगुलरली डिविडेंड्स पे करने पड़ते हैं। तो हमारी डिविडेंड पॉलिसी में जो है उसका बहुत इफेक्ट रहता है कि हमारे शेयर होल्डर्स की डिज़ायर क्या है, कि वो अपने अर्निंग्स को प्रेजेंट में लेना चाहते हैं, या उसको जो है वो बिज़नेस में री इन्वेस्ट करके जो है वो आगे उसकी फ्यूचर कैपिटल इंक्रीमेंट चाहते हैं। और दूसरा कि टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स, की किस तरह के शेयर होल्डर्स हैं, किस तरह की उनकी इनकम है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो शेयर होल्डर जो है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ शेयर होल्डर्स हमारे ऐसे भी हो सकते हैं जो हाई इनकम ग्रुप के हैं। अगर वो हाई इनकम ग्रुप के मैक्सिमम शेयर होल्डर्स हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि उनको जो है वो सर्टेनली जो अर्निंग्स हैं वो साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट ना हो, क्योंकि अगर साथ साथ मिलते हैं डिविडेंड्स तो उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। तो अपने टैक्स को बचाने के लिए चाहते हैं कि वो पैसा जो है वो बिजनेस में री इन्वेस्ट होता रहे और उनकी जो है वो कैपिटल इंक्रीमेंट होती रहे। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे शेयर होल्डर्स की इच्छा है और किस तरह के जो है हमारे शेयर होल्डर्स हैं। देन नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंडस्ट्री। तो नेचर ऑफ इंडस्ट्री का मतलब कि किस तरह की इंडस्ट्री में आप इन्वॉल्व हैं, क्या है कि आप टेलीकॉम में हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में है,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं और उनके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी कि उनकी अपने अपने इनकम का जो है वो ट्रेंड रहता है इंडस्ट्री का। तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें जो है वो रेगुलर इनकम बनी रहती है, और जो है अगर रेगुलर इनकम का की इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं तो हम जो है वो डिविडेंड जो है वो रेगुलर डिविडेंड्स पे कर सकते हैं। और अगर हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, तो उस केस में क्या है कि हमें जो है फिर अपने जो है वो डिविडेंड को ज़्यादा पे ना करके हमें क्या करना पड़ता है कि बिजनेस में उसको रिटेन करना पड़ता है। तो अगर हमें लग रहा है कि हमारी जो इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी समय के साथ साथ, तो हम आसानी से जो है वो अपनी पे आउट रेशो को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा डिविडेंड पे कर सकते हैं और कम रिटेंशन से भी हमारा काम चल सकता है। बट अगर जो है वो नेचर ऑफ इंडस्ट्री ऐसी है कि जो डिमांड्स हैं वो इरेगुलर हैं, उसमें जो है वो इकोनॉमिक कंडीशंस का, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो फिर उस केस में हमें पे आउट रेशो अपनी कम करनी पड़ती है। और हम सोचते हैं कि जो है वो बिज़नेस में पैसा री इन्वेस्ट कर दिया जाए, कि इन केस कि अगर जो है वो कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है, तो उस टाइम पे उन अर्निंग से काम चलाया जा सके। देन एज ऑफ द कंपनी, एज ऑफ द कंपनी के बारे में क्या कहेंगे आपकी? अगर कंपनी जो है वो ज़्यादा पुरानी है तो वो ज़्यादा डिविडेंड पे कर सकती है, या एक नई कंपनी जो है वो ज़्यादा डिविडेंड पे कर सकती है? तो इसमें क्या होता है कि एज ऑफ द कंपनी की, जैसे जैसे कंपनी मतलब कितने साल पुरानी हो गई, कितने साल से चलती आ रही है, तो जितनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो धीरे धीरे अगर उनको अपनी अर्निंग्स को कुछ रिटेन करती चली जाती है तो उसके पास जो है वो प्रॉपर सफिशिएंट रिजर्व्स हो जाते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस को या अनफेवरेबल कंडीशंस को फेस करने के लिए। बट जो नई ऑर्गेनाइजेशन हैं, नई कंपनीज हैं, उनको क्या है कि अभी वो अपने रिजर्व्स बनाने पड़ते हैं। तो नई कंपनीज क्या है कि उनको जो है उनकी पे आउट रेशो कम रहेगी, डिविडेंड कम पे करना है और वो ज़्यादा रिटेन करती हैं। बट जो ऑर्गेनाइजेशंस पुरानी हैं, क्योंकि उनके पास सफिशेंट रिजर्व्स हो जाते हैं, तो वो चाहें तो जो है डिविडेंड ज़्यादा पे कर सकते हैं, उनकी पे आउट रेशो जो है वो ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस के पास अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है प्रॉपर रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। ये सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का, कि ये आने वाले भविष्य में जो है हमारी जो है वो फाइनेंस की कितनी रिक्वायरमेंट्स है। अगर आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में हमारी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, तब तो हम क्या करेंगे, बिजनेस में पैसे को री इन्वेस्ट करेंगे और डिविडेंड जो है वो कम पे किया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हमारी फ्यूचर की कोई फाइनेंशियल ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो हम अपने शेयर होल्डर्स को खुश कर सकते हैं, उनको जो है वो डिविडेंड पे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कि हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कितने हैं। अगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड नहीं पे करेंगे, बिजनेस में पैसा री इन्वेस्ट करेंगे। बट दूसरी तरफ अगर हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस नहीं है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टमेंट के लिए कोई, तो हम उस जो है पैसे को अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि हमारे शेयर होल्डर्स जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में से जो है वो सेटिस्फाई रहें और उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें। देन गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी की समय के साथ साथ कई बार जो है वो गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में ऐसे कुछ चेंजेस कर देती है जिससे जो है वो बिज़नेस के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ता है। तो जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस का बिजनेस के ऊपर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इफेक्ट हो सकते हैं, और कुछ कंडीशंस में वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो वो देखना पड़ेगा कि पॉलिसी में क्या चेंज हुए हैं, और उन पॉलिसीज से अगर जो है वो बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है, यानी कि बिजनेस को नुकसान होने वाला है, या हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होने वाला है, या हमारी सेल्स कम होने वाली है, तो जब सेल्स कम होगी प्रॉफिट कम हो जाएगा, या प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, हम जो है वो बिजनेस में पैसा रिटेन करेंगे और शेयर होल्डर्स को कम पे करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है उस टाइम पे फंड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। बट दूसरी केस में क्या है कि अगर वो इकोनॉमिक पॉलिसी में ऐसा कुछ चेंज किया गया है जिससे जो है वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है, या हमारी सेल्स जो है उसके ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, या हमारे को जो है वो गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो उस केस में हमारी प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और हम जो है अपने शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा डिविडेंड्स पे कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि गवर्नमेंट ने कुछ लॉज जो है वो कुछ ऑर्डिनेंसेस पास किए हैं डिविडेंड से रिलेटेड, जिसमें वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम इतना % डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो फिर हमें उन रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना पड़ता है कि उन रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग ही हम जो है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेंगे, उससे ज़्यादा पे नहीं कर सकते। देन टैक्सेशन पॉलिसी,
टैक्सेशन पॉलिसी, यहाँ पे हम टैक्स की बात कर रहे हैं, टैक्स ऑन द कॉरपोरेशन की, जो कॉरपोरेशन है, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर टैक्स का कितना रेट है। तो अगर जो है टैक्स रेट गवर्नमेंट बढ़ा देती है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट बढ़ा दिया जाता है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रॉफिट है उसमें से काफ़ी हिस्सा जो है वो एज टैक्स हमें पे करना पड़ेगा, और प्रॉफिट मार्जिन जो है, जो शेयर होल्डर्स के लिए जो प्रॉफिट बचेगा वो कम हो जाएगा। और जब शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट कम बचेगा तो सिंपल सी बात है कि डिविडेंड भी उनको कम पे किया जाएगा। बट दूसरी तरफ अगर जो है वो टैक्स में कुछ गवर्नमेंट रिबेट देती है, कुछ छूट दे देती है हमें, या टैक्स का स्लैब जो है वो कुछ चेंज कर दिया जाते हैं, जिससे हमारा जो है वो टैक्स कम हो जाता है, टैक्स बर्डन कम हो जाएगा। अगर टैक्स बर्डन कम हो जाएगा तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर्स के लिए हमारे पास जो है वो ज़्यादा बचेगा, और हम अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा डिविडेंड जो है वो पे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का मतलब है कि महंगाई, और इन केस की अगर जो है वो महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ने से, इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे जो है वो स्टॉक के प्राइजेस भी जो है इन्फ्लेशन की वजह से ज़्यादा दिखाए जाएंगे, जो कि उनकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है। और उस केस में क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट भी जो है वो इन्फ्लेटेड रेट पर दिखाई जा रहा है, एक्चुअल में उतना प्रॉफिट नहीं है, बट क्योंकि इन्फ्लेशन है उसकी वजह से हमारे स्टॉक के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, वो हमारा जो है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिखा पा रहा है। तो उस केस में क्या है कि फिर हमें जो है वो कोशिश करनी है कि हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट बनता है उसके अकॉर्डिंगली ही हम जो है डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करें, या फिर जो है जो हमारी इन्फ्लेशन के केस में हमें जो है वो डिविडेंड कम ही पे करना पड़ता है। जैसे दूसरा केस है कि जिसमें मान लो जो हमारी एसेट है उस एसेट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन लगेगा उसके हिस्टोरिकल रेट पे, और जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मार्केट में उस एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप जो है अगर ऐसा उसका डेप्रिसिएशन करते करते कम कर देते हैं और फिर जो है वो ख़त्म कर देते हैं एसेट, और नई एसेट परचेज करनी है, तो उतनी जितनी आपने वो एसेट डेप्रिशिएट करी थी उतनी ही अमाउंट से जो है आप जितनी अमाउंट से आपने प्रॉफिट्स कम किए थे अपने डेप्रिसिएशन की वजह से, उतनी अमाउंट से आप जो है वो नई एसेट नहीं परचेज कर पाते। तो हमें क्या है कि इन्फ्लेशन के केस में ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे जो है रियल प्रॉफिट्स जो है वो कम हो जाते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, कम डिविडेंड पे करेगी और ज़्यादा रिटेन करेगी। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स का। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या चाहती है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या चाहते हैं कि उनका कंट्रोल बना रहे, या वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि बाहर के लोग भी आएँ और उनका शेयर जो है वो कम हो जाए। तो क्योंकि अगर हमने जो है वो डिविडेंड पे कर दिया और दूसरे साथ ही साथ हमारी कुछ फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, तो अगर हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्सेज पर डिपेंड करना पड़ेगा। और जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज पर डिपेंड करेंगे तो क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका कंट्रोल भी और साथ में उनकी अर्निंग्स भी कहीं ना कहीं जो है वो कम हो जाती हैं, डाइल्यूट हो जाती हैं। तो इसलिए जो है वो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स की अगर शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि उन्हें जो है कंट्रोल अपना ही बना के रखना है, वो एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते, या अपने शेयर होल्डर्स को नहीं जो है वो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को इंक्रीज़ नहीं करना चाहते, या एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ डेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो उस केस में फिर वो जो है उन्हें अपनी अर्निंग्स को बिजनेस में दोबारा से जो है वो री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और डिविडेंड जो है उस केस में कम पे किया जाएगा। देन रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो वो भी कुछ कॉरपोरेट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती हैं। तो अगर हमारे कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं तो हमें जो है वो उनके लिए, क्योंकि जिसने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया है वो कुछ रेगुलर डिविडेंड चाहता है, तो हमारी जो है एक रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी होनी चाहिए कि जिसमें जो हम रेगुलरली ईयरली बेसिस पर या उनको जो है जिन्होंने हमारे इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो उनको जो है रेगुलर डिविडेंड पे किया जाए। तो हमें देखना है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैसे हैं और वो क्या चाहते हैं। ज़्यादातर जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रेगुलर इनकम चाहते हैं कि रेगुलर उन्हें जो है वो कैश डिविडेंड्स पे किए जाएँ। तो उसका भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। देन स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम अलग से भी पढ़ेंगे कि क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी है, उस डिविडेंड पॉलिसी में एक जो है मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का। तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी की हमने जो है वो कुछ फिक्स कर लिया होता है, या तो हम कह देते हैं कि जी फिक्स रेट से फिक्स डिविडेंड पर शेयर मिलेगा,
कि 10 रुपये का शेयर है तो उस पर 1 रुपया हर साल पे किया जाएगा, तो वो स्टेबल डिविडेंड हो गया। स्टेबल कर दिया हमने कि इतने रुपए जो है वो हर साल पे किए जाएंगे। या फिर हो सकता है पे आउट रेशियो फिक्स कर दी कि जितना हमारा प्रॉफिट होगा उसका 20% 30% हमने अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे कम हो प्रॉफिट या ज़्यादा हो, तो जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंगली पे आउट रेशियो फिक्स कर दी। तो वो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी होती है कि जिसमें जो है स्टेबिलिटी रहती है, या तो पर शेयर के हिसाब से या पे आउट रेशियो के हिसाब से। वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। देन हमारे पास जो है वो एक फैक्टर आता है लिक्विड रिसोर्सेज का। लिक्विड रिसोर्सेज का मतलब है कि हमने डिविडेंड तो डिक्लेयर कर दिया, हमारे पास प्रॉफिट तो हैं, बट उसके साथ साथ उस प्रॉफिट को पे करने के लिए हमारे पास लिक्विडिटी है या नहीं है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है, तभी वो डिविडेंड पे किया जा सकता है। तो हमें जो है वो साथ में अपने लिक्विड रिसोर्सेज का भी ध्यान में रखना पड़ता है कि कितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे जो है हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट्स हैं बट हमारे पास जो है वो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में फिर कैश डिविडेंड्स पे करने मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि जब हमारे पास जो है वो लिक्विडिटी की कमी है तो हो सकता है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को कैश डिविडेंड कम पे करें या ना पे करें और बिजनेस में जो है उस पैसे को दोबारा से री इन्वेस्ट कर दें। और इन केस की हमारे पास जो है वो लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और कई सालों से जो है हमें प्रॉफिट्स हैं बट लिक्विड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक डिविडेंड यानी कि बोनस शेयर्स का भी जो है वो इस्तेमाल कर सकती है कि एज डिविडेंड, उसको हम स्टॉक डिविडेंड बोलते हैं। स्टॉक डिविडेंड में क्या है कि शेयर होल्डर्स, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको बोनस शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। बोनस शेयर यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की जगह जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस शेयर्स इशू कर देती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजंस लेने में जो है वो ध्यान में रखने पड़ते हैं, और इन डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश होती है कि पे आउट रेशो और रिटेंशन रेशो में जो है वो एक बैलेंस बनाया जाए, जिससे जो है हमारे शेयर होल्डर्स भी जो है वो सेटिस्फाई रहें कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट की है और उन्हें प्रॉपर रिटर्न मिल रही है। और दूसरी तरफ जो है बिज़नेस को भी कोई नुकसान ना हो कि जो प्रॉफिट है उसका कुछ पार्ट जो बिज़नेस में री इन्वेस्ट किया गया उससे जो है वो बिज़नेस की ग्रोथ हो सके। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी कि डिसाइड करना है कि कितना डिविडेंड पे करना है, पे आउट रेशो और रिटेंशन रेशो में क्या रेशो रहेगी उसकी, वो डिसाइड करने के लिए हम डिविडेंड पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स को ध्यान में रखते हैं। ओके, थैंक यू।